गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। और हम चैप्टर 1 रीड कर रहे थे। अब उसके लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग। इसका लास्ट टॉपिक क्या है? हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड मतलब फिल करना, भरना। मतलब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? मतलब ऑलरेडी तो प्रेजेंट हैं उसके अंदर, पर कभी तो ख़त्म भी होते होंगे ना वो, तो वापस कैसे आते हैं उसके अंदर? चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Have you seen farmers spreading manure and fertilizers in the field, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why they are added to the soil? हमने देखा होगा फार्मर्स को, वो फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड कर रहे होते हैं खेतों में। वो क्यों करते हैं? अभी हम आगे देखेंगे क्यों करते हैं। चलो पढ़ते हैं। You learn that plants absorb minerals, nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrient requirements of the plant. देखो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि ना, हमने देखा था जब प्लांट्स, हमने जब फोटोसिंथेसिस देखी थी, तब हमने सारा कुछ जब देख रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में कहाँ से आ रहे हैं, तब हमने ये देखा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहे थे? वो सॉइल के अंदर से ले रहे थे। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स उन्होंने सॉइल के अंदर से लिए थे ना। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ली थी, मिनरल्स कहाँ से लिए थे? सॉइल से लिए थे। वाटर भी हमने डाला था सॉइल में जाके, फिर वो रूट्स में चला गया था, वो भी सॉइल से ही आया था। न्यूट्रिएंट्स बाकी कहाँ से लिए थे? वो भी सॉइल में से ही लिए थे। तो ये सारा कुछ प्लांट्स के अंदर आ कहाँ से रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स, ये मिनरल्स, ये सॉइल में से आ रहे हैं ना। पर अब सारे प्लांट्स उनको लेते रहेंगे तो सॉइल के अंदर क्या ख़त्म नहीं हो जाएंगे? तो यही वो कह रहा है कि ना, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग मतलब घट जाना, कम होते रहना, कम हो जाते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं? फर्टिलाइजर डाल देते हैं। फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने उनको सॉइल के अंदर डाल दिया, तो मतलब वो वापस उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स आ गए सॉइल के अंदर। पर हम हर बार वो नहीं डाल सकते, फर्टिलाइजर्स नहीं डाल सकते। ये तो आर्टिफिशियल चीज़ें हो जाएंगी। जो एक्चुअली वो है ना, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो तो नहीं रहेंगी, ये तो आर्टिफिशियल हो जाएगा। We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of plant. हमें प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी करना भी ज़रूरी है। अगर प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो वह हेल्दी नहीं होंगे। तो उनको हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? अच्छे से न्यूट्रिएंट चाहिए, जो कि सॉइल में होने चाहिए। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। क्रॉप्स होती है ना, जो क्रॉप्स होती हैं, उन्हें क्या चाहिए होता है? ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है नाइट्रोजन। और मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन और फैट्स ये सब कैसे बनते हैं? ये नाइट्रोजन और सब्सटेंस होते हैं। प्लांट इन्हें ऐसे अपने आप नहीं बना सकता। वो अपने मतलब एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन तो ले नहीं सकता था, तो उसने क्या किया था? सॉइल से लिए थे नाइट्रोजन, और फिर क्या बनाया था? प्रोटीन और फैट बनाया था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, याद हो तो आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन दो nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they use carbon dioxide. हमें याद है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर कहाँ से आई थी? जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते थे हम स्टोमेटा बोलते थे। स्टोमेटा के अंदर से क्या जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है प्लांट्स के। और कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरनमेंट में ही थी, तो उन्होंने क्या ले ली? स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड पोर्स के अंदर ले ली। पर नाइट्रोजन हमने देखा था कि नाइट्रोजन वैसे एनवायरनमेंट में तो प्रेजेंट है, पर प्लांट उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं ले सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। उन्हें मतलब घुली हुई चाहिए। अगर सॉइल के अंदर है तो वो ले लेंगे, पर अपने आप नहीं ले सकते एनवायरनमेंट से। द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम है उसका नाम। वो क्या करता है? एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को ले लेता है और प्लांट्स को दे देता है। प्लांट्स को कैसे देगा वो? मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ना, ये प्लांट्स की ना रूट्स में रहता है। जैसे प्लांट की रूट्स हैं, इनके रूट्स के अंदर रहता है। अब ये एनवायरनमेंट से क्या करता है? नाइट्रोजन ले लेता है, इसको सॉइल के अंदर घोल देता है, और प्लांट्स इसे ले लेते हैं। तो इसने प्लांट्स का काम कर दिया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। पर एक दिक्कत है राइजोबियम के साथ, कि वो अपना फूड नहीं बना सकता खुद। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन।
Most of the pulses are obtained from leguminous plant. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. देखो ये क्या बात होगी, जैसे ये प्लांट है, इसकी रूट्स में ये वाला बैक्टीरिया रहता है, इसने क्या किया, नाइट्रोजन ले ली, इसको सॉइल के अंदर घोल दिया, प्लांट्स नहीं से ले लिया, पर अब ये जिंदा कैसे रहेगा, इसे भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, ये अपना पर खाना नहीं बना सकता खुद, तो प्लांट ने इसे क्या दिया, रहने की जगह दे दी और फूड भी दे दिया, प्लांट का काम भी बन गया, इसका काम भी बन गया। तो अब मैंने आपको कल बताया था कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हमने उसे बोला था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये प्लांट के साथ कौन सा रिलेशनशिप बना रहा है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनका, कैसे होता है, क्योंकि इसने प्लांट की हेल्प करी, प्लांट ने इसकी हेल्प करी, तो दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी, रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। This association is the great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. अब फार्मर्स को भी हेल्प होगी, अब फार्मर्स को हर बार क्या करना पड़ेगा, जो एक क्रॉप्स हैं उसके अंदर फर्टिलाइजर नहीं डालने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर कहाँ से आ जाएंगे, राइजोबियम ने उसको दे दिए, प्लांट को दे ही दिए नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या क्या था, नाइट्रोजन थी ना मेनली, तो और प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन ये वाला बैक्टीरिया दे देगा तो मतलब फार्मर्स को फर्टिलाइजर डालने ही नहीं पड़ेंगे, तो फार्मर्स का भी काम हो गया, इन दोनों का भी काम हो गया। चलो यहाँ पे हमारी चैप्टर रीडिंग पूरी हो गई है। अब थोड़ा सा हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले क्या आता था, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आपको पता है क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बताओ प्लांट्स के पास कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं। प्रोटीन और फैट कहाँ से आते हैं, प्रोटीन और फैट नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं, ये सॉइल में से लेते हैं। मिनरल्स भी प्लांट सॉइल में से लेते हैं, विटामिन भी, ठीक है, तो ये हो गए। उसके बाद क्या आता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता था, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ खाना और उसका बॉडी यूज कर ले, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसके बाद आता था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। मिनरल्स सॉइल से ले लिए, वाटर हमने रूट्स में डाला, रूट्स से फिर लीव्स तक चला गया, वो प्रोसेस मैंने आपको पूरी समझा दी थी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई, लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ये हो गया, फोटोसिंथेसिस भी पता लग गई आपको। अब ये इन तीनों चीज़ों से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनसे मिलके क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। पर सिर्फ इनसे भी नहीं मिलेगा, उस प्लांट्स में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल क्या होता था, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता था एक, और ये इसका क्या काम होता था, ये सन की एनर्जी को ले लेता था, सन से एनर्जी ले ली और इस एनर्जी को फूड बनाने में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना दी। कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस, तो हमें फूड भी मिल गया, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिल गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमने क्या बनाया था, प्रोटीन और फैट बनाया था। कैसे बनाया था, वही सेम, नाइट्रोजन से, हम नाइट्रोजन ले ली हमने सॉइल में से, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अदर मोड्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट किस पे डिपेंड करते हैं, होस्ट पे डिपेंड करते हैं, पर इसे बदले में कुछ नहीं देते, इससे सिर्फ फूड ले लेते हैं, कुछ नहीं देते इसको वापस। ये देखो हमने ये वाला पेड़ भी पढ़ा देखा था, अमरबेल का पेड़ होता है, ये पैरासाइट का काम करता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी देखे थे जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ये भी देखा था। और कौन सा मोड देखा था हमने एक सेप्रोट्रॉफ्स देखे थे, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी डेड और डीकेइंग मैटर होते हैं उसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उनसे अपने न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, वो उन्हें हम क्या बोलते थे, सेप्रोट्रॉफ्स बोलते थे। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता था उनमें। और हमने एक और चीज़ देखी थी कल, वो था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो मैंने अभी भी आपको बताया है, वो भी देखा था हमने, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और लास्ट में हमने अब क्या देखा है कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट जो खत्म हो जाते हैं तो कहाँ से आते हैं, या तो फर्टिलाइजर से आ सकते हैं या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। अब आती है वर्ड ट्रांसलेशंस के बाद। मैंने आपको 30 तक, मैंने आपको 30 तक लर्न करने बोला था, मतलब आपके 30 तक पूरे, 30 तक नहीं, कल आपको दिए थे 31 to 40 दिए थे, 40 तक हो चुके हैं,
40 तक हो चुके हैं का क्या मतलब हुआ, अब आपको क्या करने हैं 41 से लेके 50 तक करने हैं। अब तो चैप्टर ही पूरा हो गया, वैसे ही पूरे करने होंगे और आपको सारी चीज़ों का मतलब समझ आ जाएगा। देख लो डिक्लाइनिंग मैंने क्या बताया था, घटना मतलब कम हो जाना, ठीक है। अब आपको सारे वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं, 1 से लेके 50 तक पूरे हो जाएंगे। वैसे आज तो 41 to 50 करने हैं, बाकी हम कल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। चलो वर्ड ट्रांसलेशन ये सॉरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो मैंने आपको सारे ही समझा दिया, आज कोई नया इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं आया। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, वर्ड ट्रांसलेशन 41 to 50, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिर से, कल भी वैसे तो सारे ही हो गए आपके, तो आज आपके हो जाएंगे ऑल हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए होमवर्क आज का। तो चलो चैप्टर रीडिंग पूरी, वर्ड ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पूरे हो गए। अब हम आएंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस पे, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चैप्टर मैं पूरा रीड करा चुकी हूँ, आप वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हो। वैसे आपको बुक से खुद चैप्टर रीड भी करना चाहिए, आपको खुद भी एक बार चैप्टर की रीडिंग लेनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।